आचार संहिता से छुटकारा मिलेगा, जिसकी वजह से जो विकास कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होता वो नहीं होगा। इसमें उनका जो मूल मकसद है कि मान लीजिए अगर किसी विधानसभा में या लोकसभा में बहुमत नहीं मिलने के कारण या अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण सरकार गिरती है, तो वो अपने शेष अवधि के लिए अगला चुनाव हो, ताकि फिर 5 साल बाद वो एक साथ चुनाव हो सके। और यही अवधारणा हम प्रदेश में लागू करने का विचार। टेक्निकली कैसे इसको एक सशक्त बनाएंगे राज्य में निकाय पंचायत के चुनाव को, इसको लेकर जाबर सिंह खर्रा की अवधारणा क्या है? देखिए, भारत सरकार का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी यही मानना है, हमारे भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री जी का भी यही मानना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही मानना है, और मैं खुद भी इस विचार का हूँ कि हमारे नगर निकाय स्वावलंबी बने। उसके लिए हम लैंड बैंक से लेकर जितनी भी योजनाएं हो सकते हैं जिनसे उनका आर्थिक आधार बढ़े और वो राज्य सरकार और भारत सरकार पर उनकी दैनिक रोजमर्रा के खर्चों पे निर्भरता कम हो, और राज्य सरकार और भारत सरकार से मिलने वाली राशि और खुद के द्वारा अर्जित की गई आय से वो अपने क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक विकास कार्य करा सके। हम उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले कालखंड में जो एक कैंप लगाकर जनता को राहत देने के नाम पर जनता को लूटा गया। मैंने विधानसभा में भी ये कहा है कि लगभग हमारे नगर निकायों को 7,000 करोड़ रुपए की आय हुई और लगभग 13,500 करोड़ पट्टे जारी हुए, लेकिन नगर निकायों को आय हुई 7,000 करोड़ की और जनता की जेब से निकले 13,000 करोड़ रुपए। अगर वो अभी मैं देख रहा था, गरीब आदमी कच्ची बस्ती बसाता है या सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करता है, वो अगर उसका नियमन करना हो तो उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, 100 वर्ग गज या अधिकतम 110-150 वर्ग गज हो सकता है। 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वर्ग गज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित किया गया है। तो हमारे नगर निकायों के जो संसाधन थे वो आम जन के बजाय बाहुबलियों को, धनबलियों को लुटाया गया। नगर निकाय को केवल मात्र ऊंट के मुंह में जीरा जितना 500 या 1,000 रुपए मिले और उसने बाकी जिन लोगों ने काम किया उनको लाखों रुपए देकर उन्होंने बड़ी क्षेत्रफल के पट्टे प्राप्त कर लिए। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर एक सरकारी भूमि पर या कच्ची बस्ती नियमन में 100, 150, 200, 250 वर्ग गज से ऊपर के जितने भी नियमन जारी करके पट्टे जारी हुए हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं ताकि अनावश्यक लिटिगेशन भी पैदा नहीं हो, और या तो वो स्थानीय नगर निकाय को अधिक भूमि जो उन्होंने प्राप्त की बाजार दर से उसका पैसा दें या फिर उसको खाली करें। ठीक है, कांग्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का उद्घाटन तो हो चुका है, फिर क्यों इसे दोबारा स्पीकर करवा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपसे जुड़ा हुआ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण बिना पूर्ण हुए अगर उन्होंने कोई औपचारिकता कर दी तो मैं समझता हूं नैतिक रूप से उचित नहीं था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का पूर्ण निर्माण हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं, तो उसको विधिवत रूप से विधायकों के लिए और उसके जो सदस्य बने हैं उनके लिए समर्पित करना आवश्यक है। बहुत धन्यवाद दीजिए जी। बिल्कुल योगेश जी, जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री जिन्होंने तमाम अहम मुद्दों पर जवाब भी दिया जिस तरह से आपने सवाल किया, लेकिन आपसे एक अपडेट आज की कार्रवाई को लेकर भी जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि रोजाना विधानसभा में अलग अलग मुद्दों पर बात भी होती है, हंगामा भी होता है, लेकिन आज की कार्रवाई में क्या खास रहा? देखिए, दिन में आज प्रश्नकाल की कार्रवाई तो आप जानती किस तरह से उसमें सत्ता पक्ष के मंत्री सवालों के जवाब में घिरे। हालांकि ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी
घेरने में कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसके बावजूद ज्वलंत मुद्दों पर आज सदन में बहस देखने को मिली। और अभी जो वाद विवाद का दौर सदन में चल रहा है वो एक ऐसे मुद्दे पर चल रहा है जो हर प्राणी की आवश्यकता है, और वो है जल। हमारा राजस्थान जो खास तौर से जल को लेकर विषमताओं वाला प्रदेश है, हम उस प्रदेश के वासी भी हैं जहाँ एक एक बूंद का महत्व समझा जाता है। और राजस्थान में पीकेसी और ईआरसीपी के जरिए तकरीबन 13 जिलों की आस जगी है कि उनके यहाँ सिंचाई का पानी आएगा, पेयजल का पानी आएगा। वहीं आज इंदिरा गांधी आईएनजीपी को जो पानी पंजाब के जरिए आईएनजीपी में आता है, राजस्थान में आता है, वो पानी भी राजस्थान को उसके हक का मिले, उसकी भी आज बुलंद तरीके से सदन में बात उठी है। और हर सदस्य जो सत्ता पक्ष का विपक्ष का है वो पानी की समस्या को उठा भी रहा है और सुझाव भी दे रहा है कि सरफेस पर जो पानी व्यर्थ का बह जाता है उसे भी कैसे संजोने का काम किया जाना चाहिए। जनजागरण अभियान चले, चाहे इस दिशा में सरकार काम करे, लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण 2 बड़ी योजनाएं भजनलाल सरकार ने आते ही लॉन्च की थी और इस पूरी दिशा में कृत संकल्पित होकर काम भी किया, जो खास तौर से ईआरसीपी से पीकेसी और बाद में इसका नाम बदलकर राम जल किया गया। और दूसरा यमुना जल समझौते के तहत सीकर झुंझुनू के इलाकों में जो पानी आएगा उससे जुड़ी जो योजना है। अब इन योजनाओं को लेकर किस तरह से एक कार्य योजना आगे बढ़ चुकी है, बांधों के अंदर पानी को लेकर या निर्माण कार्यों को लेकर काम भी शुरू हुआ है। तो तमाम मुद्दे आज सदन के पटल पर उठ रहे हैं। देर शाम इन मुद्दों को लेकर सरकार के 2 मंत्री जवाब भी देंगे, पीएचडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी और इरिगेशन मिनिस्टर सुरेश सिंह रावत इन मुद्दों पर जवाब देंगे। लेकिन ये बड़े ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे राजस्थान में गुरवीर